नमस्कार दोस्तों, आपका अभी ट्रिक चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साइकोलॉजी पूरे एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाल विकास एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल आपका अपना चैनल है अभी ट्रिक चैनल। इसी पर हम देखेंगे सबसे पहले अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत सबसे पहले जो दिया था एक फ्लोचार्ट के थ्रू देखेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बिल्ली पर कार्य किया था और पहला इन्होंने दिया था प्रयास एवं त्रुटि, दूसरा था प्रयत्न एवं भूल, तीसरा था अनुबंध, चौथा है सिद्धांतवाद, पांचवा है सहसंबंधवाद और छठा है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। और इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। छठा है आवृत्ति का सिद्धांत, सातवां है अभ्यास का सिद्धांत, आठवां है एसार थ्योरी और नौवां है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, दसवां है संबंधवाद संयोजनवाद का सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बिल्ली पर कार्य किया था। अब हम अगला देखते हैं। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमन, इनको देखते हैं। इन्होंने सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर कार्य किया था और इन्होंने जो दिया था सबसे पहले दिया था सूझ दिया था। सूझ मतलब एक अचानक से कोई सूझ आ जाती है। समझ के ऊपर दिया था, गेस्टाल्ट का दिया था और गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि मतलब अंदर से अचानक से आइडिया आ जाता है, जिसको हम सूझ कहते हैं। और पूर्ण कारकवाद, वो आइडिया हमेशा के लिए हो जाता है, जिसको हम पूर्ण कारकवाद कहते हैं। तो इसको दिया था किसने? कोहलर ने दिया था। और इन्होंने चिंपैंजी जो सुल्तान था उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल किया था। अगला है पावलोव। पावलोव इन्होंने कुत्ते के ऊपर कार्य किया था और पहला जो दिया था इन्होंने अनुबंधन, ये अनुबंधन है। दूसरा है संबंध प्रक्रिया, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन, चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया, पांचवा है संबंध अनुक्रिया द्वारा सीखना, छठा है अनुकूलित अनुक्रिया, सातवां है सीआर थ्योरी, आठवां है आदत निर्माण, नौवां है संबंध सहज क्रिया, 10वां है संबंध प्रत्यावर्तन। ये दिया था पावलोव ने। इसके बाद आ जाते हैं स्किनर के लिए। बीएफ स्किनर, इन्होंने जो दिया था वो दिया था सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंध, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अधिगम, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, आर्य थ्योरी। ये दिया था किसने? बीएफ स्किनर ने। और इन्होंने जो कार्य किया था वो किया था कबूतर और चूहे के ऊपर। किसके ऊपर? कबूतर और चूहे के ऊपर इन्होंने कार्य किया था। अब देखते हैं पांचवें पर सीएल हल। इन्होंने प्रबलन को दिया था। प्रबलन मतलब मोटिवेशन होता है और सबलीकरण होता है, विधिक होता है और चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत दिया था किसने? सीएल हल ने दिया था। सीएल हल ने दिया था संपोषक का सिद्धांत, इन्होंने दिया था सीएल हल ने। सीएल हल ने संपोषक का सिद्धांत भी दिया था। अब इसके बाद देखते हैं विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने क्या किया था? सबसे पहले विलियम जेम्स ने दिया था आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दिया था। मनोविज्ञान के ये जनक हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक इनको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। इसके बाद आते हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था और बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत इन्होंने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये। अब सातवां है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता में विनय है, 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आठवां है विनय साइमन, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता प्रतिपादक विनय और साइमन है। इसके बाद हम देखते हैं अब गिलफोर्ड को। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसके बाद 10वें पे आते हैं थ्रस्टन। इन्होंने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं ये। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं। 11वें पर आ गए हम समदृष्टि का अंतर के प्रतिपादक थ्रस्टन एवं चेव है। और 12वें पर पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन है। 13वें पे आ गए न्याय दर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत वर्ग घटक थॉमसन है। 14 है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत आरबी केटल है और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल है। 15वां है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। 16वां है बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन है।
17वां बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया है। 18वां संरचनावाद संप्रदाय के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। इसके बाद मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलाजी है। क्षेत्रीय सिद्धांत तलरूप का सिद्धांत समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कार्ट लेविन है। इसके बाद समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी है। साइन चिन्ह का सिद्धांत संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल है। जीन पियाजे विकासात्मक संज्ञानात्मक इन्होंने दिया था। स्विट्जरलैंड के ये डॉक्टर थे, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्ति अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक और इसकी ट्रिक हो जाएगी संपू मुओ। संपू सम से संवेदी, पू से पूर्व संक्रियात्मक, मुंह से मूर्त अवस्था, औपचारिक ओ से हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व मापन में जो विधियां हैं वो हैं, सबसे पहले प्रक्षेपण विधि। सिगमंड फ्रायड ने 1849 में अपनी बात किसी माध्यम से बताना और चेतन मन का ज्ञान, ये सिगमंड फ्रायड का था। इसके लिए जो व्यक्तित्व मापन के लिए जो विधियां हैं वो विधियां हैं TAT। पहली विधि है TAT, जिसको 1935 में किया गया। ये 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है। इसके प्रतिपादक मार्गन एवं मुर्रे हैं और व्यक्तिगत एवं सामूहिक कथा प्रसंग प्रासंगिक अंतर्बोध 30+1 कार्ड के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे CAT कैट के लिए 1948 3 से 11 वर्ष तक। लियोपोल्ड अर्नेस्ट क्रिस इसके क्या है प्रतिपादक हैं। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण है, ये जानवरों के चित्र 10 कार्ड के लिए होता है। इसके बाद आगे SCT 1930 में विकास पाइन एवं टंडलर सराहनीय कार्य रोटर्स का है और इसमें अधूरे वाक्यों को पूरा करवाया जाता था। इसके बाद आगे सबसे इम्पोर्टेंट है IBT इसके प्रतिपादक रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है और इसमें 10 कार्ड होते थे। 5 कार्ड पर काले तथा 5 पे सफेद होते थे और ये व्यक्तिगत होता था और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब इसके बाद आते हैं अब्राहम मैस्लो का 1954। इसमें इन्होंने ट्रायंगुलर कार बताया था। सबसे पहले बताया कि सबसे जो मुख्य अवस्था है वो क्या है, वो है भोजन नींद पानी। उसके बाद सुरक्षा सामाजिक आर्थिक, उसके बाद प्रेम परिवार समाज और उच्च स्तर पे आ जाएगा सम्मान और लक्ष्य आत्मसिद्धिकरण। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत है। मांग आपूर्ति का सिद्धांत है। मानवतावादी सिद्धांत है। स्वार्थीकरण सिद्धांत है। नाभिकीय आवश्यकता सिद्धांत है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाल विकास। अब यहाँ से हम इसको पूरा थ्योरेटिकल देखेंगे, वो फ्लो चार्ट में हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं यूनिट नंबर 1 बाल विकास। बाल विकास का अर्थ क्या है? जन्म से किशोरावस्था तक जैविक प्लस मानसिक परिवर्तन। सुकरात के शिष्य प्लूटो की किताब रिपब्लिक यूनान के द्वारा ये कहा गया। जोहन अमोस कार्मियर 1657 ने किया था। मतलब बाल विकास क्या है? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जैविक व मानसिक परिवर्तन ही बाल विकास कहलाता है। अभिवृद्धि एवं बाल विकास। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होती है, जबकि विकास गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलती है, मतलब मृत्यु पर्यंत रहती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि वंशक्रम होता है और विकास वंशक्रम प्लस वातावरण दोनों होता है। और शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि गुणों में वृद्धि बालक बालिकाओं में शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव न हो विकास कहलाता है, जैसे अनुभव ज्ञान वृद्धि ताकत आदि। हरलाक के अनुसार विकास में बालक नवीन विशेषताएं
स्फुटित करता है। व्यापक क्षेत्र निरंतर प्रक्रिया है। और जॉन डीवी के अनुसार अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जाता, सीमित क्षेत्र और सीमित समय के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं विकास के प्रमुख नियम। विकास की निरंतरता का नियम, विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, विकास के परस्पर संबंध का नियम, विकास की समानता का नियम, विकास के एकीकरण का नियम, विकास के मस्त बोध का नियम, जो सिर से मस्त बोध का नियम, ये कहाँ से सिर से पैर का निर्माण होता है। विकास के गति का नियम, लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास के दिशा का नियम, सिर से पैर, केंद्र से परिधि, अंदर से बाहर, केंद्र से सिरों की ओर होता है। विकास की अंतः क्रिया का नियम, वंशानुक्रम प्लस वातावरण की क्रिया का परिणाम होता है। पी से पर्सन व्यक्ति हो गया, डी से डेवलपमेंट विकास हो गया, एच से हेरिडिटी वंशानुक्रम हो गया, ई से इकोसिस्टम वातावरण हो गया। तो इससे जो सूत्र बना P बराबर एच गुणे ई, तो ये D हो जाएगा और डेवलपमेंट होगा, ये सूत्र बनेगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 1921 से 1923 तक। पहला दिया था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द कंसेप्शन वर्ड, द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बुक इन्होंने लिखा था। इसके बाद आगे आयु वृद्धि के साथ साथ वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन संज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी चिकित्सक थे। संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, गामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि। इसके बाद स्कीमा क्या है? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, स्कीमा कहलाती है। ये जीन पियाजे ने कहा। प्रकाश के प्रति सचेत, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में क्या करता है? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, चित्रों, शब्दों, प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, सही चित्र नहीं बना पाता है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलता है, जैसे गुड़िया को मारना मत, ऐसा बोलता है। उसके बाद हम आते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें तर्क पर आधारित चिंतन का समावेश होता है, मूर्त चिंतन होता है, सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम समझता है। उसके बाद अंतिम अवस्था आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। अमूर्त चिंतन, स्मरण, मनन, निर्णय आदि अंकों का प्रयोग करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण को समझता है, यानी कार्यों में अंतर समझने लगता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोहलर का सिद्धांत। कोहलर, जिसे हम सूझ, अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवाद, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। गेस्टाल्टवाद यह जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्ण आकृति, संपूर्णाकार। तथ्यवादक इसके वर्धिमर हैं, प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। गेस्टाल्टवाद का अर्थ बिना समस्या समाधान नहीं, मतलब कि गेस्टाल्टवादियों का कहना है सबसे पहले समस्या होगी तभी हम उसका समाधान करेंगे। तो संपूर्णतावाद सिद्धांत कोहलर ने दिया था और समग्रवाद का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, अव्ययीवाद सिद्धांत कोहलर ने दिया था। प्रयोग, 80 पेन का मूल्य क्या है? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। कुल 6 चिंपैंजी थे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? समस्या आएगी, फिर अंतर्दृष्टि आएगी, जिससे फिर सूझ उत्पन्न होगी और फिर समाधान निकलेगा। अंतर्दृष्टि मतलब विचार होता है और सूझ मतलब स्वीकार करना होता है। सिद्धांत की विशेषता, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर अचानक आती है। सूझ अचानक आती है। समस्या का होना भी अति आवश्यक है।
शिक्षा में महत्व। सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है। कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना महत्व है। सुल्तान चिंपैंजी जो कि एक भूखा बंदर था उसके ऊपर किया था। बॉक्स समस्या, ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिए, कमरे को बंद कर दिया गया। प्राप्त करने के लिए कोशिश की लेकिन थक गया। बाद में सूझ से बक्सों को रखकर चढ़कर लक्ष्य प्राप्त किया। छड़ी का प्रयोग, छड़ी जोड़कर लंबी बनाकर केले प्राप्त किया। मानवतावादी सिद्धांत, अब्राहम मास्लो 1954, जिसको हम पदानुक्रमित मांग कहते हैं, मांग आपूर्ति आवश्यकता कहते हैं, नाभिकीय आवश्यकता कहते हैं, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं। निम्न से उच्च स्तर मैस्लो सिद्धांत, आत्म सिद्धिकरण, भोजन, नींद, पानी, सुरक्षा, आर्थिक, प्रेम, परिवार, घटक, सम्मान, लक्ष्य, आत्म सिद्धिकरण, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आ गए हम थॉर्नडाइक के ऊपर। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। नियम इन्होंने दो प्रकार के दिए। पहला था मुख्य नियम, दूसरा था गौण नियम। मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। थ्योरी, एसआर थ्योरी दिया। मुख्य नियम में सबसे पहले अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम। गौण नियम में है बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक आत्मीकरण, सहचर्य, क्रिया। प्रयोग क्या किया? भूखी बिल्ली और मृत मछली के ऊपर किया और एसआर बांड बनाया। बार बार प्रयास करके अचानक लीवर पर पंजा मारते ही पिंजरा खुल गया और लक्ष्य प्राप्त किया बिल्ली ने। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करके अनुबंध बना लेना। सिद्धांत, संबंधवाद, प्रयत्न भूल, प्रयास त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया, संयोजनवादी, ये सिद्धांत है। कक्षा में क्या प्रयोग होगा? बार बार प्रयास करना, बच्चों से त्रुटि संभव है, अधिगम में समय देना चाहिए, मन बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, शुद्ध उच्चारण होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बीएफ स्किनर को। 1950 से 1954 तक आर टाइप थ्योरी है। क्रिया प्रसूत का नियम, इनका प्रयोग चूहे और कबूतर के ऊपर था। चूहा अनुक्रिया करता था, भोजन पुनर्बलन था। पुनर्बलन सकारात्मकता दोहराता है, नकारात्मकता नहीं दोहराता है। स्किनर बॉक्स। पुनर्बलन का सिद्धांत, सीएल हल। पुनर्बलन के महत्व, स्किनर। सही क्रिया पर पुनर्बलन दे, उद्दीपक की जरूरत नहीं है। पावलोव की आलोचना की गई क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर कार्य किया था। ई पावलोव रशियन वैज्ञानिक थे। ये अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन। तो रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में नोबेल प्राइज किया, कुत्ते पर प्रयोग किया, पाचन पर शोध किया और अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलोव को। इस प्रकार की थ्योरी इन्होंने दी। प्रयोग, कुत्ते के सामने भोजन उद्दीपक रखने से लार में वृद्धि हो जाती है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया। शैक्षिक उपयोगिता, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5, 6 अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। अनुशासन, बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, रूसी वैज्ञानिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। निकट विकास का क्षेत्र, जेडपीडी का सिद्धांत, बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है, जबकि पियाजे उम्र के अनुसार कहते हैं। भाषा का विकास समाज द्वारा है। अब लास्ट में आते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। कनाडा के ये वैज्ञानिक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत है। बुक, सोशल फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। प्रयोग, निर्जीव गुड़िया पर एक औरत टकराकर गिरी, गालियां दी। जोकर पर प्रयोग किया, हाथ मिलाया। गुड़िया से बुरा, जोकर से अच्छा बर्ताव अवलोकन से सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के जो सिद्धांत हैं उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का यूनानी शब्द जिसका अर्थ मुखौटा है। व्यक्तित्व, व्यक्ति
प्लस तत्व, नकारात्मक तत्व, सकारात्मक तत्व। गिलफोर्ड व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप कहते हैं, ये परिभाषाएं हैं। विलियम वुडवर्थ कहते हैं व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता होती है। आलपार्ट कहते हैं व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। नोट: 1961 में संशोधन किया आलपार्ट ने वातावरण के साथ अनूठा संबंध हटाकर विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम 80% है, वातावरण 20% है। व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, विलियम वुडवर्थ ने इसे कहा था। अब व्यक्तित्व का सिद्धांत में मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया। सिगमंड फ्रायड। मांग आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम 1849 में सिगमंड फ्रायड ने बताया। प्रक्षेपण का अर्थ अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। प्रक्षेपी विधियां TAT, CAT, IBT, SCT आदि है। TAT जिसको हम बोलते हैं द थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रतिपादन इसका मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। TAT कार्ड की संख्या 31 है, जिसमें 30 में चित्र होता है, 1 में सादा रहता है। 10 कार्ड पुरुष के लिए, 10 कार्ड स्त्री के लिए और 10 कार्ड दोनों के लिए होता है। यह सामूहिक प्लस व्यक्तिगत परीक्षण है। 14 से ऊपर के बच्चों के लिए उपयोगी है। एक व्यक्ति को 20 बार लिखने को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलेक ने किया था। IBT परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोशा ने किया था। कुल कार्डों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 5 काले सफेद तथा 5 अन्य विभिन्न रंगों के होते हैं। चित्र दिखाकर आकृति पहचानना। व्यक्तिगत कोई उम्र सीमा नहीं होती है। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रतिपादक पाइन एंड टेंडलर ने किया था। सर्वाधिक योगदान रोटर्स ने किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुवांशिकता। पूर्वजों से प्राप्त शारीरिक व मानसिक गुण वंशानुगत या अनुवांशिक होते हैं। जन्म के बाद केवल वातावरण के कारण गुणों में परिवर्तन आता है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं। जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स ड्रेवर। माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। अनुवांशिकता का सिद्धांत। समानता का नियम। जो विशेषता माता पिता में गुण है वही बच्चों में गुण समानता का नियम है। विभिन्नता का नियम। माता पिता से कुछ भिन्न संतान विभिन्नता का नियम है। प्रत्यागमन का नियम। माता पिता के ठीक विपरीत संतान से ही प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। बुद्धिमान माता पिता और जड़ मूर्ख संतान होती है। अनुवांशिकता के सिद्धांत। बीज कोष जनन द्रव्यों का सिद्धांत। प्रतिपादक बीजमैन है। शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। प्रतिपादक इसके बीजमैन है। माता पिता के अर्जित गुणों का स्थानांतरण बच्चों में नहीं होता है। पॉइंट। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में, स्त्री में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यक्ष वाई पुरुष में होता है, स्त्री में यक्ष होता है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन। लिंग निर्धारण पिता करता है। अब आते हैं वातावरण, जिसको हम पर्यावरण से रिलेट करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वातावरण है। वाटसन। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहो बना सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा था। रास ने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और एनार्ड स्टैसी ने कहा था पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। अब बुद्धि पढ़ते हैं। बुद्धि अमूर्ति है, जो दिखाई नहीं देता उसे अमूर्त कहते हैं। 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने कहा समस्या को हल करने की क्षमता ज्यादा बुद्धिमान में होती है। फ्रीमैन कहते हैं बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। बिने कहते हैं बुद्धि में 4 शब्द निहित है, अर्थात ज्ञान, आविष्कार, निर्देश,
आलोचना। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि के प्रकार थांडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। और गैरिट के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि यांत्रिक, स्थूल दिखाई देने वाली, व्यवहारिक। उदाहरण इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार, ये मूर्त बुद्धि में। अमूर्त में आगे सूक्ष्म चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि समाज में रहने वाले लोगों में। उदाहरण राजनेता, व्यक्ति आदि में। बुद्धि की विशेषताएं अमूर्त संप्रत्यय, परिवर्तनशील वातावरण, वंशानुक्रम का प्रभाव, योग्यता, समायोजन, अधिगम, अमूर्त चिंतन, जन्मजात योग्यता। बुद्धि के सिद्धांत एक कारक का सिद्धांत। प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने, सहयोगी स्टर्न टर्मन। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक समान होती है। इसकी आलोचना होने के कारण निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। द्विकारक सिद्धांत। प्रतिपादक स्पीयरमैन, सामान्य कारक जी फैक्टर, मतलब शार्ट में जी और एफ बोल देंगे। विशिष्ट कारक एस फैक्टर, शार्ट में एस एफ बोल देंगे। त्रिखंड सिद्धांत, प्रतिपादक इसके स्पीयरमैन, सामान्य कारक जी एफ, विशिष्ट कारक एस एफ, समूह कारक। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम से बताया गया है कि यहाँ पे दो सर्कल लिए गए, एक में सामान्य कारक जी एफ है और विशिष्ट कारक एस एफ है, और दोनों का जो उभयनिष्ठ है उसे समूह कारक कहा गया है। अब हम आते हैं बहुकारकी सिद्धांत में। प्रतिपादक इसके थांडाइक है, इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं, असंख्य कारक सिद्धांत भी कहते हैं। अब आते हैं समूह कारकी सिद्धांत। प्रतिपादक इसके लुइस थर्स्टन है, 7 कारक बुद्धि से बनी बुद्धि माना है इन्होंने। अब 3D त्रिविमीय गिलफोर्ड, तरल सिद्धांत केटल है। बुद्धिमापन 1905 में से 1911। बुद्धिमापन को सफल बनाने वाले बिने हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने ने किया था। बुद्धिमापन का काल 1905 के पूर्व, 1905 से 11 तक, 1911 के बाद। शरीर के आधार पर 1905 से 1911 में मानसिक आयु, 1911 के बाद बुद्धि लब्धि। मानसिक शब्द का प्रयोग बिने ने किया। बिने से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। बिने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र आया। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को लेवेस्टर ने मापन किया। बुद्धि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1885 में किया था। बुद्धि लब्धि आईक्यू, मानसिक आयु मतलब रियल एज अपान, मानसिक मतलब मेंटल एज अपान रियल एज, वास्तविक आयु, ये स्टर्न ने दिया था। इसमें 100 से गुणा नहीं किया गया था। उसके बाद बुद्धि लब्धि आईक्यू आ गया, मानसिक आयु मतलब रियल एज अपान मेंटल एज अपान रियल एज मल्टीप्लाई 100। अगर 100 से गुणा हो गया तो टर्मन, और 100 से गुणा नहीं है तो स्टर्न है। 1916 में स्टर्न फोर्ड बुद्धि परीक्षण किया। टर्मन बिना साइमन बुद्धि परीक्षण, यह सबसे पहला संशोधन माना जाता है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो आईक्यू हो जाएगा 120, क्योंकि 10 और 20 का गुणा हो जाएगा। उसके बाद है आर्मी अल्फा परीक्षण। यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए। ये अमेरिका में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह परीक्षण किया गया। शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं इसे। आर्मी बीटा परीक्षण, ये अशाब्दिक परीक्षण था, पढ़े लिखे प्लस अनपढ़ दोनों के लिए था, शब्दों को महत्व नहीं था। ये भी अमेरिका में हुआ था। इसके बाद आते हैं शैशवावस्था। परिभाषा है इसकी सिगमंड फ्रायड के अनुसार, बच्चा जो भी बनना चाहता है शुरुआती 4-5 वर्षों में बन जाता है। हार्लॉक महोदया के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक अवस्था है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था के उपनाम 0 से 5 वर्ष तक। उपनाम कौन कौन से? अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, ये शैशवावस्था को कहा गया है। शैशवावस्था की विशेषताएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास की तीव्रता, भावी जीवन की आधारशिला, बोलने की अयोग्य अवस्था, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रबल होती है। जन्म से 5-6 वर्ष तक होता है। अब हम आते हैं बाल्यावस्था के ऊपर। बाल्यावस्था 5 से 12 या 6 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। उपनाम इसके क्या है? आरंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, जीवन का अनोखा काल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। मूर्ति चिंतन की अवस्था,
वो तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था, गैंग एज इसी को कहा जाता है। परिभाषा काल व बुश के अनुसार जीवन का सबसे अनोखा काल है। रास बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता अवस्था है। विशेषताएं, मानसिक विकास धीमा हो जाता है, व्यवहार व चंचलता में कमी आ जाती है, तर्क चिंतन मनन स्मरण करने की शक्ति आरंभ हो जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, स्कूल बैग आदि के लिए होता है। इसके बाद किशोर अवस्था 12 से 18 या 13 से 19 साल मानी जाती है, जिसे टीन एज भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? स्वर्ण काल, गोल्डन एज। बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था, उलझन की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। परिभाषा स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास है वह अचानक होता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। विशेषताएं, लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि, चिंतन मनन स्मरण, काम शक्ति की परिपक्वता, नशा की ओर उन्मुखता, दिवा स्वप्न देखने लगता है, विषम लिंगी का आकर्षण पाया जाता है, स्वतंत्रता की भावना होती है, ईश्वर व धर्म में आस्था होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसमें इदम, जिसको आईडी से हम कहते हैं, इच्छा से संबंधित है। अचेतन मन के साथ इदम भाग जुड़ा होता है, व्यक्तित्व का भाग है। उसके बाद अहम, ईगो की अवस्था, अर्धचेतन मन के साथ अहम जुड़ा होता है। उसके बाद परम अहम, सुपर ईगो, चेतन मन के साथ परम अहम व्यक्तित्व का भाग जुड़ा होता है। अचेतन मन जो जन्मजात होता है, भावना संवेग मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है। आनंद का नियम इसी से होता है। जो भी विचार आते हैं अचेतन मन का भाग कहलाते हैं। दमित इच्छा, यौन ऊर्जा अचेतन मन में होती है, आईडी इसको बोलते हैं। विद्यार्थियों का मन इसी टाइप का होता है। अर्धचेतन ईगो, ये अर्जित मन होता है, ये वास्तविकता का नियम पालन करता है, याद की गई बातों को भूलना होता है। विकार, मौखिक विकार, अफेजिया, डिस्फेजिया, पठन विकार, लेक्सिया, डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो लेक्सिया या डिसलेक्सिया होगा। लेखन विकार में आएगा ग्राफिया, डिसग्राफिया, अप्रेक्सिया या प्रेक्सिया, लिखने और बोलने में दोनों आएगा तो प्रेक्सिया। गणितीय विकार डिसकैलकुलिया, ये तो याद ही रहेगा, कैलकुलिया से गणितीय। डिस्थीमिया विकार, तनाव की गंभीर अवस्था है। डिसमॉर्फिया विकार, यह मनोविकार है जिसमें भ्रम होता है कि छोटे अंग छोटे व अपूर्ण है एवं मानसिक विकार होता है डिसमॉर्फिया में। इसके बाद अधिगम, लर्निंग। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अच्छे से बोलोगे तो अच्छा परिवर्तन होगा। बीएफ स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। विलियम वुडवर्थ के द्वारा अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। अधिगम के पक्ष, 3 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञान के द्वारा सीखना, क्रियात्मक पक्ष, क्रिया से सीखना, भावनात्मक पक्ष, भावनाओं से सीखना। तो इस प्रकार से ये पूरा लेसन हो गया कंप्लीट। ये साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया। आपका अभी ट्रिक चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।